वेलकम फ्रेंड्स, द मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे और डाइजेशन में मैंने बताया था कि डाइजेशन दो पार्ट में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। पहला क्या था हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या था एक्सेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में क्या बोला था हमने, आहार नाल, और एक्सेसरी ग्लैंड्स को क्या बोला था, सहायक पाचक ग्रंथियाँ। मतलब आहार नाल वो ट्रैक था, वो पाथ था, मुख से लेकर गुदा तक का वो पाथ था जहाँ से भोजन आता था, मतलब हम खाते थे और बाहर हमारा फीकल मैटर निकलता था। ठीक है, अब उसको पचाने के लिए जो हमने भोजन खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, लिपिड्स खाया है, प्रोटीन खाया है, कुछ भी खाया है, उसको पचाने के लिए कुछ ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, कुछ ग्रंथियां रेस्पॉन्सिबल होती हैं। वो ग्रंथियां क्या करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सहायक ग्रंथियाँ। जो हमारी पाचन तंत्र है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उससे जो सहायक ग्रंथियाँ हैं, उन ग्रंथियों की हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स की, मतलब लार ग्रंथियों की। ठीक है, अब आप इतनी बात समझो कि लार होती क्या है। लार क्या होता है, जैसे हम कोई फूड पार्टिकल लेते हैं, जैसे ही कोई हम भोजन का टुकड़ा लेते हैं तो हमारा मुंह जो है हमारा, वो एक तरल पदार्थ से भर जाता है ना। वो वाइट कलर का जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं। ठीक है, लार समझ में आया क्या है, जो तरल पदार्थ जैसे। तो दूसरी हमारी क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, अब अधोहनुज ग्रंथि। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरी क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड को क्या बोला, कर्णमूली ग्रंथि, मतलब कान के पास पाई जाने वाली लार ग्रंथि को क्या बोलते हैं, कर्णमूली ग्रंथि या फिर पैरोटिड ग्लैंड। तो ये तीन प्रकार की ग्रंथियां आपने समझ में आई। ये तीन प्रकार की ग्रंथियां पूछी जाती हैं कि चार ऑप्शन दे देगा आपको, पूछ लेगा इनमें से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है, या फिर ऐसे कर देगा चार ऑप्शन दे देगा और एक इन तीनों में से कोई ग्रंथि का एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी लार ग्रंथि है। तो आपको याद रखना है, ये तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। और ये लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं, ये लार ग्रंथियाँ लार बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ये लार ग्रंथियाँ लार बनाती हैं, सलाइवा बनाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सलाइवा क्या होता है। जैसे ही हमने भोजन लिया, जैसे ही हमने भोजन अपने मुंह में भरा, तो कुछ बहुत सारा हमारा जो पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, वो हमारे मुंह में भर जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं। लार क्या होता है, लार बेसिकली जैसे ही हम भोजन लेते हैं तो हमारा मुंह किससे भर जाता है, पानी से भर जाता है। उस तरल, उस गाढ़े पानी को, चिपचिपे पानी को क्या बोलते हैं, लार। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं लार होती क्या है, लार में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि 99% तो लार में क्या होता है, पानी। 99% क्या होता है लार में, जल। और बचा 1% क्या होता है, एंजाइम्स। क्या होते हैं, एंजाइम्स। 99% तो क्या होता है, जल, और 1% क्या होता है, एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, सलाइवरी। क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये सलाइवरी एमाइलेज किसके पाचन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सलाइवरी एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। सलाइवरी एमाइलेज किसका पाचन करता है, ये सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च का पाचन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और इसी सलाइवरी एमाइलेज को क्या बोलते हैं, टाइलिन। टाइलिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टाइलिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, टाइलिन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये हमारा हो गया सलाइवा। सलाइवा में टाइलिन होता है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है सलाइवा में, जिसको बोलते हैं क्या, लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। ठीक है, जो भी हम लोग बैक्टीरिया वगैरह या कुछ ऐसे पदार्थ आ जाते हैं भोजन में जो हमारे लिए हो सकता है हानिकारक हो, उनको मारने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, उनको मारने का कौन करता है, ये हमारा लाइसोजाइम, जो किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने स्टार्च लिया तो स्टार्च का पाचन कौन कर देता है, सलाइवरी एमाइलेज। एक बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है, पीएच मान सलाइवा का कितना होता है। तो पीएच मान कितना होता है सलाइवा का, 6.8। कितना पीएच मान होता है, 6.8। और इसीलिए क्या होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। बहुत ज़्यादा अम्लीय नहीं, बहुत ही हल्का अम्लीय, है ना। स्लाइटली कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक, बहुत ही थोड़ा सा एसिडिक, हल्का सा अम्लीय। ठीक, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। आपको पीएच की स्केल पता होनी चाहिए, 1 से 14 तक की पीएच स्केल होती है ना। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 1 से लेकर 14 तक की पीएच स्केल होती है। यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 14 होता है। यहाँ पे कितना होता है, 7। ठीक है, अगर 1
है तो यहाँ पे क्या होता है अम्ल, एसिड। अगर 14 है तो यहाँ पे क्या होता है क्षार, मतलब कि बेस, है ना, एसिड, अम्ल। और अगर 7 है तो कैसा है उदासीन। उदासीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उदासीन को, न्यूट्रल, है ना। तो 7 है तो न्यूट्रल, 1 है तो एसिडिक और 14 है तो बेसिक। अब आप इधर का जितना भी रीजन है 7 से कम वो कैसा होगा एसिडिक, और 7 से ज़्यादा कैसा होगा बेसिक। एसिडिक मतलब अम्लीय और बेसिक मतलब क्षारीय। इसीलिए 6.8 जो है वो कैसा है, हल्का सा अम्लीय है, स्लाइटली क्या है एसिडिक। ठीक है, तो ये बात हमारी हो जाती है किसकी, हमारी किसकी हो जाती है, लार ग्रंथियों की, और लार की बात हो जाती है। हमारा मुंह की जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, मैंने आपको बताया फूड कहाँ आता है, माउथ से किस में जाता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस मतलब ग्रास नली में। ठीक है, बट ग्रास नली में किसी भी प्रकार के एंजाइम्स नहीं पाए जाते। किसी भी प्रकार के एंजाइम जब ग्रास नली में नहीं पाए जाते हैं तो फूड हमारा कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में, मतलब आमाशय में। तो आमाशय में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक। आमाशय की किसमें पाई जाती हैं, आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली में। म्यूकोसा को क्या बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है। कैसी होती है, चिपचिपी, लुब्रिकेंट होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो आमाशय की या स्टमक की श्लेष्मा झिल्लियों में पाई जाती हैं। अब आप ये समझिए कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, मैं आपको पहले बताऊं। पहली हमारी क्या होती है, म्यूकोसा, म्यूकस नेक सेल। कौन सी होती है, म्यूकस नेक सेल, मतलब श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिका। ठीक है, क्या होती है, म्यूकोसा या म्यूकस नेक सेल, श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिका। ये क्या करती है, इस तरीके का मैं आपको बताऊं। जैसे ये स्टमक होता है ना, ये स्टमक होता है, तो इस स्टमक की सेल्स में, ये जो सेल्स है ना यहाँ पे, ये स्टमक की जो दीवार है ना, इस दीवार की जो कोशिकाएँ होंगी, उन्हीं कोशिकाओं में क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, ये हमारी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोला, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, है ना। इसी म्यूकोसा मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती हैं, ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली कौन सी है, म्यूकस नेक सेल। ये क्या करती हैं, ये म्यूकस का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, श्लेष्मा का निर्माण करती हैं। जो लुब्रिकेंट होता है, हमारे पेट में जो भोजन जाता है उसको चिपचिपा बनाने के लिए एक रस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस। क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस। ठीक है, आप ये समझिए हमारे पेट का जो पीएच है वो आपको कितना बताया था मैंने कल, 1.8 के अप्रॉक्स होता है ना, 1.8 के अप्रॉक्स होता है। तो 1.8 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होता है। और आपको पता है जब अम्ल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, जब बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। आप किसी भी चीज़ पे तेजाब डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, जल जाता है। इसी तरीके से जब हमारे स्टमक में 1.8 pH है, मतलब, और वो भी कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो HCl 1.8 पे बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अब जब बहुत ज़्यादा हानिकारक है तो वो हमारे पेट की, जो हमारा पेट है, इस पेट में क्या कर सकता है, घाव कर सकता है, अल्सर्स कर सकता है। इस घाव को करने से रोकने के लिए हमारे पेट में जो ग्रंथियाँ होती हैं, हमारे आमाशय में जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, म्यूकस नेक सेल। वो क्या करती हैं, श्लेष्मा का निर्माण करती हैं, म्यूकस का निर्माण करती हैं, और इसको अल्सर्स को होने से बचाती हैं, घाव होने से बचाती हैं। और आपको एक बात बताते हैं, जो लोग चिकन खाते हैं, चिकन बहुत जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती है हमारी बॉडी। एक दिन में हमारी बॉडी चिकन को डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारी बॉडी भी उसी प्रोटीन की बनी है, उसी मांस की बनी है, हमारा पेट भी उसी मांस का बना है जो हम खाते हैं। अगर हम मुर्गे को खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो हमारा पेट उसको पचा लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारा जो स्टमक है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं जलाता है? इसका उत्तर इसी में छिपा है कि ये म्यूकस जो नेक सेल है, ये जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ये म्यूकस के सिक्रीशन की वजह से जो हमारा पेट होता है, जो हमारा स्टमक होता है, वो कंसंट्रेटेड HCl मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलन से मुक्त हो जाता है ना। उसको वो जलने नहीं देता, उसको वो कटने नहीं देता, उसमें क्या नहीं होने देता है, उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी प्रकार की हमारी जो जठर ग्रंथियाँ हैं, जो हमारी दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, पार्शियल और इंट्रिंसिक सेल्स। ठीक है,
पार्श्वी अथवा आंतरिक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? पार्श्वी अथवा आंतरिक कोशिकाएं। ये जो थी म्यूकस सेल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को रोकती है, कम करती है। बट जो इंट्रिंसिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करती हैं। आप समझिए प्रकृति को कि वहीं इसी पेट, इसी स्टमक में एक टाइप की जो सेल है वो HCl बना रही है और दूसरी टाइप की सेल है वो HCl को काम करने से रोक रही है। मतलब HCl का जो प्रभाव है उसको कम कर रही हैं। उसको कम इसलिए कर रही हैं कि हमारी जो मेम्ब्रेन है, जो पेट है, जो स्टमक है, जो आमाशय है, वो खराब ना हो जाए। ठीक है, तो पहला काम क्या पूछ लेगा आपसे कि क्या करती है ये? तो ये HCl सिक्रीट करती है। पार्शियल और इंट्रिंसिक सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? HCl का निर्माण करती हैं। और दूसरी क्या है? दूसरा क्या काम करती है? ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स का निर्माण करती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है। ठीक है, जब ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब आंतरिक कारकों को रिलीज करती हैं, तो ये आंतरिक कारक हमारे फूड में, हमने जो विटामिन B12 लिया है, कौन सा विटामिन लिया है? विटामिन B12। जब मैं विटामिन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा विटामिन B12 क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो ये इसके अवशोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अवशोषण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है ना। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए ये हमारे आंतरिक कारक क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर हमने कर लिए। अब चलते हैं हम अपने तीसरे फैक्टर की ओर। हम अपना तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे। हमने जो हमारी जठर ग्रंथियों की 3 मैंने सब हेडिंग्स वहाँ पे लिखी हैं। उसमें पहली क्या थी? पहली हमारी थी म्यूकस और नेक सेल। दूसरी क्या थी? पार्शियल और इंट्रिंसिक सेल्स। अब हम अपनी तीसरी टाइप की सेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरी प्रकार की जो जठर ग्रंथि हम पढ़ रहे थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, तो तीसरी प्रकार की जठर ग्रंथि क्या होती है? प्रधान कोशिकाएं या फिर चीफ और पेप्टिक सेल। ठीक है, चीफ और पेप्टिक सेल या फिर प्रधान कोशिकाएं, 2 प्रकार की हम जठर ग्रंथियाँ पढ़ चुके हैं। अब तीसरी समझते हैं हम लोग। तीसरी कौन सी होती है? उसमें तीसरी कोशिका होती है प्रधान कोशिका या फिर चीफ और पेप्टिक सेल। ये क्या करती हैं? ये पेप्सिनोजन सिक्रीट करती हैं। पेप्सिनोजन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ये सेल्स क्या करती हैं? पेप्सिनोजन सिक्रीट करती हैं। पेप्सिनोजन एक प्रकार का ऐसा एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, मतलब अक्रिय फॉर्म में निकलता है। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टमक की, आमाशय की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आमाशय रहा, ये रहा क्या? हमारा आमाशय। और आमाशय में ईसोफेगस, ये जो हमारा ईसोफेगस है, जो आहार नाल है, उस आहार नाल से क्या आता है? फूड आता है। जो भोजन हमने मुख में, अपने माउथ में या बक्कल कैविटी में चबा लिया था, मेस्टिकेट कर दिया था, अब उस फूड को हम क्या बोलने लगे? काइम। क्या बोलने लगे? काइम। तो जैसे ही वो काइम इस पेट की या इस स्टमक की दीवार से टकराता है, वैसे ही पता चल जाता है कि फूड आ गया है, भोजन आ गया है। और जो ये पेप्सिनोजन होता है, जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है, वो काइम की प्रेजेंस में, काइम के टकराते ही, इस काइम के टकराते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव पेप्सिन में। और इसका जो pH होता है, इसका जो pH होता है वो कितना होता है? 1.5 to 2.5। मतलब कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है। कैसा है? अम्लीय माध्यम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो क्या क्या सिक्रीट करता है जो हमारी तीसरी सेल है, चीफ और पेप्टिक सेल, प्रधान कोशिकाएं, क्या क्या सिक्रीट करती हैं? पेप्सिनोजन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, प्रोरेनिन सिक्रीट करती हैं। इसके बाद लाइपेज एंजाइम सिक्रीट करती हैं और ये एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करती हैं। 4 आपसे पूछा जा सकता है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो जठर ग्रंथियाँ इस तरीके से खत्म होती हैं। मैंने आपको पीछे की 2 बताई थी, उन दोनों के एंजाइम्स याद रखना है। इसके बाद ये तीसरे टाइप की जो जठर ग्रंथि है, इसके एंजाइम याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सबसे मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ग्लैंड है, एसोसिएटेड ग्लैंड है, वो क्या है? लीवर। क्या है हमारा? यकृत। यकृत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आता है। डाइजेशन में अगर लीवर से क्वेश्चन ना आए तो आप समझ लेना कि आपने डाइजेशन नहीं पढ़ा। लीवर से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से पढ़िए। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वेट कितना होता है लीवर का? लगभग 1.5 to 2 kg। 1.5 किलो से 2 किलो का वेट होता है। और आपको पता है, अगर एक बार लीवर काम करना बंद कर दे, अगर एक बार लीवर डिसफंक्शन हो जाए, तो आपकी बॉडी में बहुत सारा डिसबैलेंस हो सकता है। ठीक है, इसलिए लीवर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी है। ठीक है,
लीवर क्या करता है? लीवर पित्त रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त रस का। और इसका जो pH होता है वो कितना होता है? 8.6। जब 8.6 इसका pH है तो ये कैसा हो गया? बेसिक हो गया। बेसिक मतलब क्षारीय। ठीक है, समझ में आया? बेसिक हो गया मतलब ये कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। ठीक, अब सुनिए, जो हमारा पित्त रस है उस पित्त रस को भी आप इंपॉर्टेंट समझिए। पित्त रस से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पित्त रस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पित्त रस कितने टाइप के होते हैं? पित्त रस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो आपका पित्त रस मतलब कोई आपका रस निकलेगा, जो वाटरी फ्लूइड निकलेगा, पानी निकलेगा, उसमें 2 मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? पहला तो होता है बाइल सॉल्ट। क्या क्या होता है? बाइल सॉल्ट मतलब पित्त रस में क्या होता है? पित्त वाला सॉल्ट, और दूसरा पित्त के रंजक। ठीक है, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। ठीक, बात समझ में आती है? तो जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, पहले हम पिगमेंट्स की बात करें, 2 पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से? बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। कौन कौन से होते हैं? 2 पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए। बाइलिरुबिन, कौन कौन से? बाइलिरुबिन, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? बाइलिवर्डिन। ठीक है, ये जो बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे फीकल मैटर को कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब आप अपना मल त्याग करते हैं तो आप देखिए मल का क्या होता है? मल कई बार ब्राउन कलर का होता है, येलो कलर का होता है ना? तो ये जो कलर आता है किसकी वजह से आता है? बाइलिरुबिन की वजह से। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इधर बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, बाइलिरुबिन जो होता है, बाइलिरुबिन वाला जो पिगमेंट है, जो पित्त रस है, वो कभी कभी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, एक अमाउंट से ज़्यादा निकलने लगता है, या फिर यकृत की सेल्स डिसफंक्शन करने लगती हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगता है। तो क्या हो जाता है? तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं? जॉइंडिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जॉइंडिस। ठीक है, समझ में आया? हमें क्या हो जाता है? जॉइंडिस हो जाता है। किसकी वजह से? किसकी वजह से हो जाता है? इस बाइलिरुबिन की निकलने की ज़्यादा वजह से, है ना? और जब ये बाइलिरुबिन निकलता है तो जॉइंडिस हो जाता है, और जॉइंडिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। ठीक है, पीलिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिगमेंट ज़्यादा होने लगा तो नाखूनों का कलर पीला हो जाता है, आँखों की पुतलियों का कलर पीला हो जाता है, बॉडी पीली पड़ने लगती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पीलिया या फिर जॉइंडिस बोलते हैं। किसकी वजह से? जब बाइल पिगमेंट या बाइल जो रंजक होते हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं, शरीर में ज़्यादा निकलने लगते हैं। दूसरा क्या है? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। हम जो भी फैट लेते हैं, ठीक है, आप समझिए, इसको मैं अब कर देता हूँ। हम जो भी फैट्स लेते हैं, जो भी हम खाने में जो वसा लेते हैं, उस वसा के पाचन के लिए जो पदार्थ जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन होती है? बाइल सॉल्ट। ठीक है, पित्त के जो सॉल्ट होते हैं। बाइल सॉल्ट मैंने आपको बताया, बाइल सॉल्ट 2 टाइप के उधर लिखे हैं मैंने, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टायरोकोलेट। ये क्या करते हैं? बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? लेट सपोज ये फैट की एक बड़ी ड्रॉप है। ठीक है, आपने तेल खाया, कोई ऑयली चीज़ खाई, ये फैट की एक बड़ी ड्रॉप है। ये क्या करते हैं? इस फैट की ड्रॉप को छोटे छोटे सिंपल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, किस में ब्रेक कर देते हैं? छोटे छोटे सिंपल पार्ट में क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। और फैट की बड़ी ड्रॉपलेट को, फैट की मतलब वसा की बड़ी ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इसको आप याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि इमल्सिफिकेशन कौन करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? पित्त के द्वारा की जाती है। और पित्त में भी किसके द्वारा? पित्त जो हमारे सॉल्ट होते हैं उनके द्वारा की जाती है। और इमल्सिफिकेशन है क्या? जो हमारी वसा है उस वसा को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ये सब आपको नहीं जानना है। ठीक है, आपको सब इतना जानना है कि इमल्सिफिकेशन होता है, बाइल सॉल्ट करते हैं। ठीक, अब जो मेजर कुछ काम है आप ये समझिए। पहले मैंने तो आपको इतना समझा दिया, अब आप ये देख लीजिए कि पोजीशन कहाँ पे होती है लिवर की। देखिए, ये आपकी सी शेप डिओडेनम आ रही है, यहाँ कहीं स्टमक होगा। ठीक है, यहाँ कहीं हमारा क्या होगा? स्टमक। स्टमक से निकलती हुई क्या है? ये डिओडेनम। ठीक है, इस डिओडेनम में ये जो गॉल ब्लैडर है, जो हमारा पित्ताशय है,
आपने आपके घरों में छोटा जो पहले बचपन में आपने देखा होगा जो भोपू बजाने वाला आता है और वो क्या बेचता था, बर्फ़ बेचता था। तो वो जो उसका भोपू होता है, उस भोपू के आगे की जो कैप होती है उसी तरीके का हमारा क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है, पित्ताशय होता है, ठीक है। और कुछ इस शेप का क्या होता है, लीवर होता है। क्या होता है इस शेप का, लीवर। अब आप ये समझिए लीवर हमारा किधर होता है, सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ। ये देखिए राइट हैंड पे क्या है, लीवर, और लेफ्ट हैंड पे क्या है, स्टमक, ठीक है। उल्टे हाथ पे क्या है, आमाशय, और सीधे हाथ पे क्या है, यकृत। पेट का कोई काम नहीं होता, पापी होता है उसके पास, तो बस उसको खाना खाना है, इसलिए उल्टे हाथ में ऐसे याद रख लीजिए। और सीधे हाथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करने वाला हमारा क्या है, लीवर, ठीक है। तो लीवर राइट साइड में होता है और हमारा जो आमाशय होता है वो क्या होता है, लेफ्ट साइड में। इसी सी शेप डिओडेनम से लगा हुआ एक गिटार जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आग्नेयाशय या फिर पैंक्रियास, ठीक है। तो पैंक्रियास का जो फ्लूइड होता है, जो पैंक्रियास जो एंजाइम निकालता है वो, लीवर जो पित्त निकालता है वो दोनों किस में मिलता है, इस छोटी आंत में गिरता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरता है, ठीक है। अब आप ये समझिए लीवर जो है वो पित्त बनाता है, लेकिन पित्त स्टोर नहीं करता। अब आप कहेंगे पित्त बनाता है और स्टोर नहीं करता, ये अलग अलग बातें कैसे। लीवर पित्त का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, बाइल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन बाइल जब बनता है तो बहुत ही पतला होता है, ठीक। अब वो पतला बाइल या पतला पित्त हमारे जो भोजन है उसको पचाने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता, इसलिए उसको क्या करना होता है, गाढ़ा करना होता है। और वो पित्त किस में जाता है, इस गॉल ब्लैडर में जाता है, इस पित्ताशय में जाता है, और पित्ताशय में जाकर वो क्या करता है, अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, और उससे क्या होता है, वो पित्त गाढ़ा होता है, और फिर वो पित्त किस में रिलीज कर दिया जाता है, इस सी शेप डिओडेनम, जो कि छोटी आंत का पार्ट है, मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें उड़ेल दिया जाता है, और फिर भोजन का क्या होता है, अच्छी तरीके से पाचन होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। तो ये रहा हमारा पित्ताशय। तो मैंने बताया पित्त जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। और अमोनिया को तोड़ने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, अमोनिया जो टूटती है वो कहाँ टूटती है, कौन तोड़ता है, लीवर तोड़ता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट काम है वो हमने बता चुके हैं आपको कि जो हमारा बाइल जूस होता है, जो पित्त रस होता है, वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। और जो पित्त होता है वो स्टोर किसके द्वारा किया जाता है, गॉल ब्लैडर के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया कि बनाया किसके द्वारा जाता है, किसके द्वारा, यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा, और स्टोर किसके द्वारा किया जाता है, गॉल ब्लैडर के द्वारा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आरबीसी फॉर्मेशन, लाल रक्त कणिकाओं का जो फॉर्मेशन होता है, लाल रक्त कणिकाओं बनाने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हमारे लीवर के कारण। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हिपैरिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हिपैरिन का स्राव करता है। अगर हिपैरिन ना हो तो आपका रक्त जो है वो जमेगा नहीं, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। रक्त को जमने से कौन रोकता है, हमारा हिपैरिन। तो ये हमारी यकृत है, लीवर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो कुछ रोग देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोग है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सिरोसिस जो रोग है वो किस में होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, लीवर। तो लीवर में कौन सा रोग होता है, सिरोसिस नाम का रोग होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया कि सिरोसिस किस में होता है, लीवर में होता है। इंपॉर्टेंट काम है वो लीवर का, वो क्या करता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जो लीवर जब कभी कभी डिसफंक्शन करने लगता है तो डॉक्टर कौन सी जांच करवाता है, ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सी जांच करवाता है, LFT लिखता है डॉक्टर, ऐसे लिखता है ना RS, और इधर साइड लिख देता है कुछ जांचें लिख देता है, तो वहाँ पे कौन सी जांच होती है, LFT मतलब लीवर फंक्शनिंग टेस्ट। उसमें कितना बाइलिरुबिन बन रहा है, कितना बाइलिवर्डिन बन रहा है, कितना बाइल सॉल्ट बन रहा है, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा मिलती हैं हमको, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट से। ये 3 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको विशेष तौर पर याद रखना। सिरोसिस, लीवर का गोदाम, इसके बाद हमारा विटामिन ए का फॉर्मेशन और LFT, ठीक है। तो यकृत तक हमने पढ़ दिया, आगे हम लोग अपनी और एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए द मैक क्लासेस के लिए। धन्यवाद।